वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्य योजना और आप देख सकते हैं सबसे ऊपर पाठ्य योजना संख्या लिखा गया है 96 यानी कि 96। तो 95 पाठ्य योजनाएं रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएंगी। सब्जेक्ट वाइज वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों को कोई भी पाठ्य योजना ढूंढने में खोजने में आसानी हो। वहाँ पे आपको हिंदी की, सामाजिक विज्ञान की, इंग्लिश की, मैथ की, साइंस की, कंप्यूटर की, ये सारे सब्जेक्ट की पाठ्य योजनाएं मिल जाएंगी आपको। तो अगर आप लोगों को कोई भी पाठ्य योजना चाहिए तो वहाँ पे जाइए, आप ढूंढिए, आपको आपकी पाठ्य योजना मिल जाएगी। अगर फिर भी नहीं मिलती आपकी पाठ्य योजना आपके प्रकरण के ऊपर, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको जल्दी से जल्दी यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। सिर्फ आपको इतना काम करना है कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करके रखना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे ऊपर आपको पाठ्य योजना संख्या लिखना होता है, जितना भी आपका पाठ्य योजना संख्या हो। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। आप देख सकते हैं हमारी पाठ्य योजना आज की है कक्षा 6 के लिए। वर्ग है अ, विषय है सामाजिक विज्ञान का, उपविषय है नागरिक शास्त्र, कालांश है द्वितीय। कालांश का मतलब होता है पीरियड, यानी कि सेकेंड पीरियड में आप जाएंगे कक्षा 6 के सेक्शन में पढ़ाने के लिए। अवधि है यहाँ पे 40 मिनट की, मानक अवधि जो पाठ्य योजना की मानी जाती है वो 40 मिनट की मानी जाती है। उसके बाद आप देख सकते हैं दिनांक लिखा गया है 18 जुलाई 2020। आप अपने जिस दिन आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए विद्यालय में जाएंगे उस दिन के हिसाब से यहाँ पे डेट डाल दीजिएगा, जिससे ये पता चलेगा कि कोई फ्यूचर में अगर आपकी फ़ाइल चेक करता है तो उसको ये पता चले कि आप किस डेट को पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए विद्यालय में गए थे। आप देख सकते हैं उसके बाद हमारा प्रकरण है आपका यहाँ पे लिखा जाता है। और श्यामपट पे अगर आप प्रकरण लिखें तो वहाँ पे सिर्फ प्रकरण लिख के छोड़ दीजिए, उसका नाम लिखने की ज़रूरत नहीं होती स्टार्टिंग में, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही प्रकरण का नाम लिख देंगे तो बच्चों से आप प्रस्तावना प्रश्न के द्वारा कैसे अपना प्रकरण निकलवाएंगे। उनको तो पता चल जाएगा पहले से ही कि आपका प्रकरण क्या है, तो प्रस्तावना प्रश्न का मतलब नहीं रह जाएगा। तो जब आप यहाँ पे फाइल में लिख रहे हैं तब तो आप प्रकरण लिख सकते हैं अपना, लेकिन जब श्यामपट पे जाएंगे, श्यामपट पे आप सारी चीज़ें लिखेंगे, विद्यालय का नाम, कक्षा, ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पे प्रकरण लिख के ब्लैंक छोड़ देते हैं, यानी खाली छोड़ देते हैं। जब आप प्रस्तावना प्रश्न के द्वारा अपना प्रकरण निकलवा लेंगे उसके बाद यहाँ पर प्रकरण का नाम लिख देंगे। उसके बाद है हमारा प्रकरण, आप देख सकते हैं लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व है आज का। उसके बाद सामान्य उद्देश्य हेडिंग आता है। सामान्य उद्देश्य में आपके विषय और उपविषय को पढ़ाने से, आप शिक्षक हैं तो आपका कोई ना कोई उद्देश्य होगा वो सब्जेक्ट पढ़ाने से, तो वो जो उद्देश्य है उसको सामान्य उद्देश्य में लिखा जाता है। इसमें मिनिमम आप 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हैं, मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट इसमें लिखा जा सकता है। तो देख लीजिए, पहला पॉइंट है इसमें, छात्र नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों से अवगत हो सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र देश की राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है छात्र आदर्श नागरिकता का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। चौथा पॉइंट है छात्रों में लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास होगा। और पांचवा पॉइंट है छात्रों के व्यक्तित्व का विकास होगा। ये 5 पॉइंट है सामान्य उद्देश्य के। अब सामान्य उद्देश्य के बाद आता है हमारा हेडिंग विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आपको अपने पाठ के ऊपर, जो पाठ आप पढ़ा रहे हैं आज का, उस पाठ को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास करना है, इस पाठ को पढ़ाने का आपका उद्देश्य क्या है, उसके बारे में जो पॉइंट लिखा जाता है वो विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत लिखा जाता है। इसमें आप मिनिमम 3 पॉइंट लिख सकते हैं, मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट इसमें लिखा जा सकता है। तो देख लीजिए, पहला पॉइंट है छात्रों को लोकतांत्रिक सरकार की जानकारी देना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के से अवगत कराना। तीसरा पॉइंट है छात्र लोकतांत्रिक सरकार के विभिन्न ज़रूरतों से अवगत होंगे। और चौथा पॉइंट है छात्र लोकतांत्रिक सरकार के अच्छाइयों को जान सकेंगे। ये 4 पॉइंट है विशिष्ट उद्देश्य में। उसके बाद आता है हमारा हेडिंग शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री का मतलब होता है, जैसे इसके नाम से प्रतीत होता है कि शिक्षण कार्य करते समय जिन सामग्रियों की आप सहायता लेते हैं शिक्षक के रूप में, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे लिखना होता है। जैसे आप पढ़ा रहे हैं तो आप चौक का यूज करेंगे, डस्टर का यूज करेंगे। लपेट श्यामपट को ले जाया जाता है, अगर आप टीचिंग करने जा रहे हैं तो लपेट श्यामपट यानी कि रोलिंग बोर्ड लेके जाएंगे साथ में वो, और एक साथ में संकेतक लेके जाएंगे, जिससे आप पढ़ाते समय अपने हाथों से इंडिकेट न करते हुए उस चीज़ को संकेतक का प्रयोग करें, जिससे एक प्रोफेशनल, एक आप ट्रेनर का यही निशानी होता है। उसके बाद आता है हमारा हेडिंग पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है छात्र लोकतांत्रिक सरकार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न, जो कि किसी भी लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को, छात्रों को यही बनाने में होता है कि प्रस्तावना प्रश्न कैसे बनाया जाता है और किस तरीके से बनाए कि हमारा प्रकरण आराम से निकल जाए। तो इसका मेन बात ये होता है, यहाँ पे मेन खासियत ये होती है कि इसमें प्रस्तावना के जो प्रश्न होते हैं वो किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। और इसमें एक और यहाँ पे टेक्निकल चीज़ होती है कि इसमें 3 प्रश्न पूछ के आप अपना प्रस्तावना प्रश्न 3 पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, और मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न भी इसमें पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है कैसे बनाया जाता है। इसमें 3 कॉलम बनाने होते हैं, क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन और छात्र छात्रा क्रिया। क्रम संख्या में आपको क्वेश्चन की नंबरिंग करनी है, पहला, दूसरा, तीसरा, जो भी क्वेश्चन का नंबर हो।
उसके बाद छात्राध्यापक इसमें प्रश्न पूछेगा और छात्रा उसका उत्तर देंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला प्रश्न है छात्रों हम किस देश में रहते हैं, तो बच्चे बता देंगे भारत में। दूसरा प्रश्न फिर बनता है भारत में सरकार चुनने का अधिकार किसके पास है, तो बच्चे बताएंगे जनता के पास है। तीसरा प्रश्न है जनता द्वारा चुनी गई सरकार को क्या कहते हैं, तो बच्चे बता देंगे लोकतांत्रिक सरकार। अब लास्ट में आता है चौथा प्रश्न, यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या हैं, तो यहाँ पे बच्चों को नहीं पता इसके बारे में, तो वो मौन हो जाएंगे यानी कि शांत हो जाएंगे। उसके बाद ये प्रश्न उनके लिए हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न, तो इस तरीके से लिख देना है यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न। एक बार फिर से देख लीजिए चारों प्रश्न आराम से। अब उसके बाद हेडिंग आता है हमारा उद्देश्य कथन। जैसे ही उद्देश्य कथन यहाँ पे आप बोलेंगे, श्यामपट पे अभी जो आपने खाली छोड़ रखा था प्रकरण के सामने नाम, उसको तुरंत इसको बोलते ही लिख देंगे। छात्रों आज हम लोग लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब उसके बाद आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में देख लीजिए, प्रस्तुतिकरण में आपको अब आपने प्रस्तावना प्रश्न के द्वारा अपना प्रकरण निकलवा लिया कि आप पाठ क्या पढ़ाने जा रहे हैं। उद्देश्य कथन में आपने उसको बोल भी दिया है, तो अब प्रस्तुतिकरण में आप उसको पढ़ाएंगे। और प्रस्तुतिकरण का देख लीजिए स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया जाता है। इसमें 5 कॉलम होते हैं। शिक्षण बिंदु, थोड़ा सा बड़ा करके मैं दिखा देता हूँ। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्रा क्रिया, शिक्षण विधियाँ और श्यामपट कार्य लास्ट में। तो सबसे पहले शिक्षण बिंदु में उन पॉइंट को लिखा जाता है जिसके बारे में आप पढ़ाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लोकतंत्र के बारे में सबसे पहले पढ़ा दीजिए। लोकतंत्र लिखिए यहाँ पे शिक्षण बिंदु के नीचे। उसके बाद छात्राध्यापक कथन में विकासात्मक प्रश्न पूछ लीजिए कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, तो यहाँ पे छात्र छात्रा उसका उत्तर देंगे। जनता द्वारा शासन का निर्धारण किया जाता है इसमें लोकतंत्र में। उसके बाद ये प्रश्नीकरण विधि थी, तो यहाँ पे प्रश्नीकरण विधि लिख दीजिए। और दूसरा प्रश्न है यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न में लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए, तो इसके बारे में बच्चे नहीं बता पाएंगे, वो हो जाएंगे मौन। तो यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया के नीचे लिख दीजिए इसके सामने मौन। अब उसके बाद आप जब वो मौन हो जाएंगे, लोकतंत्र की परिभाषा नहीं बता पाएंगे, तो आप स्पष्टीकरण दीजिए, यानी कि लोकतंत्र की परिभाषा बताइए उनको। यहाँ पे आपको लिखना है कि लोकतंत्र का अर्थ लोगों का लोकतंत्र की परिभाषा के अनुसार, यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ लोगों का शासन। लोकतंत्र की परिभाषा के अनुसार यह जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है। छात्र छात्रा क्रिया लिखना है, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये व्याख्यान विधि दे रहे थे, तो व्याख्यान दे रहे थे, तो ये व्याख्यान विधि हो जाएगी। और श्यामपट पे वही सारी चीज़ें लिखी जाती हैं जो इंपॉर्टेंट हो, सारी चीज़ें नहीं लिखी जाती श्यामपट पे। तो यहाँ पे लिख दीजिए लोकतंत्र की परिभाषा इन्वर्टेड कॉमा में जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन आपका लोकतंत्र कहलाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है फिर लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व या फिर प्रमुख तत्व। तो यहाँ पे छात्राध्यापक कथन में लिखना है लोकतांत्रिक सरकार के 4 मुख्य तत्व हैं। अब चारों के बारे में आप बताएंगे। पहला है न्याय। आज़ादी के बाद सरकार ने समाज से अन्याय हटाने के लिए कुछ नीतियाँ बनाई। हर नागरिक को समान रूप से देखना सरकार की जिम्मेदारी है। उसका दूसरा पॉइंट है यहाँ पे भागीदारी। लोगों के पास लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सरकार के गठन में भागीदारी के अलावा और भी तरीके हैं, जैसे विरोध प्रदर्शन और बहस। उसके तीसरा यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार के तत्व में है विवादों का समाधान। विवाद हमारे जीवन का अभिन्न अंग होते हैं। सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि विवाद का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से हो। और चौथा यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों में से है समानता। भारत में सामाजिक असमानता का एक लंबा इतिहास रहा है। सरकार की यह भी जिम्मेदारी है कि सभी को समानता का अधिकार प्राप्त हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में श्यामपट कार्य पे वही सारी चीज़ें लिख देनी है कि लोकतांत्रिक सरकार के 4 प्रमुख तत्व हैं। पहला है न्याय, दूसरा है भागीदारी, तीसरा है विवादों का समाधान और चौथा है समानता। अब इसके बाद आप वीडियो को आराम से रोक के लिख लीजिएगा सारी चीज़ों को। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने प्रस्तुतिकरण के बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न की तरफ। पुनरावृत्ति के प्रश्न देख लीजिए, हेडिंग डालना है आपको सबसे पहले पुनरावृत्ति का प्रश्न। उसके बाद यहाँ पे आप मिनिमम 1 से 2 प्रश्न पूछ सकते हैं, मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है। तो इसमें देख लीजिए प्रश्न इसलिए यहाँ पे पूछे जाते हैं पुनरावृत्ति के प्रश्न की, क्योंकि 40 मिनट की क्लास है तो बच्चों का ध्यान इधर उधर भटकने लगता है, वो पढ़ाई से उनका इधर उधर मन नहीं लगता उनका। सभी बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन क्लास में कुछ अच्छे बच्चे होते हैं जो उनका 40 मिनट की क्लास में पढ़ाई में मन लगा रहता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे ज़रूर होते हैं जिनका ध्यान इधर उधर ज़रूर भटकता है। तो उन बच्चों का ध्यान भी पढ़ाई की तरफ लगाए रखने के लिए एक अच्छे शिक्षक की यही निशानी होती है कि जब उनका ध्यान भटकने लगे तो क्लास से कुछ प्रश्न पूछ लें, जिससे सभी बच्चों का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित होने लगे, शिक्षक की तरफ, और वो पढ़ाई की तरफ फिर से मन लगाने पे मजबूर हो जाएं। तो यहाँ पे देख लीजिए पहला प्रश्न पूछा गया है लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, और दूसरा प्रश्न है भारत एक लोकतांत्रिक देश है या राजतांत्रिक। आपको यहाँ पे बताना है बच्चों को।
अब उसके बाद है मूल्यांकन का प्रश्न। मूल्यांकन के प्रश्न में शिक्षक अपना मूल्यांकन करता है कि उसने जो 40 मिनट की क्लास में पढ़ाया अभी वो बच्चों को कितने लेवल तक समझ में आया है। समझ में आया है तो अच्छी बात है, उसके पढ़ाने के तरीके में कोई ना कोई अच्छाई है। अगर किसी बच्चे को दिक्कत है, अगर कोई बच्चा इसके प्रश्नों को उत्तर नहीं दे पा रहा है तो पढ़ाने के तरीके में कोई ना कोई कमियाँ हैं, उसको कमियों को दूर करना होगा। तो यहाँ पे भी आप मिनिमम 1 से 2 प्रश्न पूछ सकते हैं, मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न इसमें भी पूछा जा सकता है। तो देख लीजिए, पहला प्रश्न है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, और दूसरा प्रश्न है लोकतंत्र में समानता से आप क्या समझते हैं। अब इसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य का इंग्लिश में मतलब होता है होमवर्क, सभी को पता है। ये कार्य दिया जाता है बच्चों को घर से करके लाने के लिए, या फिर कोई चीज़ लिखने के लिए दिया जाता है इसमें, या फिर कोई चीज़ याद करने के लिए दिया जाता है, और बोला जाता है कि नेक्स्ट क्लास में ये चेक होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, पूछा गया है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों की एक सूची बनाइए। आपको जितनी भी चीज़ें आज पाठ में पढ़ाई गई उसके अनुसार यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार के तत्वों की सूची बनाना है। तो इसी के साथ ये लेसन प्लान समाप्त होता है। गृह कार्य समाप्त होने के बाद सबसे लास्ट पॉइंट होता है इसमें गृह कार्य। अगर आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और ऐसी ढेर सारी लेसन प्लान के लिए सुपर टेट की क्लासेस के लिए, IBPS RRB की क्लासेस के लिए अभी मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। IBPS बैंकिंग के जो एग्ज़ाम होते हैं, रूरल रीजनल बैंक का, ग्रामीण बैंकों का, उसका भी यहाँ पे प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप लोग को उसकी भी तैयारी करनी है, या फिर आपके किसी फ्रेंड को तैयारी करनी है, या फिर कोई सुपर टेट की तैयारी करना चाहता है, या फिर सीटेट की तैयारी करना चाहता है, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के नीचे, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सब्सक्राइब करने के बाद मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। और अगर इस वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि और लोगों की सहायता आप कर सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।